चलिए अभी आप कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, मतलब पॉइंट टू बी रिमेंबर। अब ये सारे जो पॉइंट है ना, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं इसको। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ये बिल्कुल वैसे ही पॉइंट है जो हम लिमिट और कंटिन्यूटी में देखते हुए आए थे। देखिए पहला, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर differentiable differentiable at x इक्वल टू ए, देन, अब इनके बीच में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, देन एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, डिफरेंशिएबल है दोनों, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स ना, एंड एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। इस ये स्पेशली इस केस में कंडीशन, बट ये केवल इस केस के लिए ना, जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो विल बी, अभी यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि सबके लिए ऐसा होना चाहिए, एंड will be differentiable sheable at x equal to a, and f of x upon g of x also be differentiable differentiable at x equal to a, बट इस केस में जी ऑफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। आप अच्छी तरीके से जानते क्यों? क्योंकि अगर जी एक्स आपका जीरो हो गया, इन सब केस में तो चल जाएगा, जी ऑफ एक्स से जीरो होगा, कोई दिक्कत नहीं। मगर डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाएगा तो वो जीरो होने की वजह से रूल है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो उसमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के डिफरेंशियबल होने से कोई लेना देना नहीं है। अगर जी ऑफ एक्स जीरो नहीं है तो यस, इनका जो रेशो है, रेशनल फंक्शन जो बनता है वो भी आपका जो है वो डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूस भी होगा। ये का यही, अगर मैं डिफरेंशिएबल की जगह कंटिन्यूस लिख दूं तो यही रूल आपका कंटिन्यूटी में लग जाता है। यही मैं डिफरेंशिएबिलिटी की जगह अगर मैं लिमिट लिख दूं तो यही रूल आपका लिमिट में भी लग जाता है। अगला, इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल differentiable at x equal to a, but g of x is not not differentiable at x equal to a, then f of x plus minus g of x will not be differentiable at x equal to a, but f of x dot g of x and f of x upon g of x may or may not be differentiable at x equal to a, ठीक है ना, but for f of x upon g of x, g of x should not be equal to 0, ये कर दो।
अगर जी ऑफ एक्स आपका जीरो है तब तो खैर ऑब्वियसली आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मगर अगर जी ऑफ एक्स आपका जीरो नहीं है, देखिए अगर जी ऑफ एक्स जीरो हो गया फिर तो सोचना ही नहीं है, एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स आपका कंटिन्यूसली नहीं होगा तो डिफरेंशियबिलिटी का तो सवाल नहीं पैदा होता है ना। मगर अगर जी ऑफ एक्स आपका जीरो नहीं है, तो अगर जी ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल नहीं भी है तो भी कंटिन्यूस हो सकता है, सॉरी तो भी डिफरेंशिएबल हो सकता है ना। अगर जी एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है तो भी डिफरेंशिएबल हो सकता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको, ये एक जनरलाइज्ड एग्जांपल है, इसको याद रखिएगा। सपोज एफ ऑफ एक्स ये है एक्स, ये एक्स इक्वल टू जीरो पर ये आपका डिफरेंशिएबल है, और आप जानते हैं जी ऑफ एक्स ये मॉड ऑफ एक्स ये आपका एक्स इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। बट अगर मैं इनको एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, इसको अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये नया फंक्शन, इसको मैं एफ जी एच ऑफ एक्स ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये बेटा मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स मॉड एक्स, ये डिफरेंशिएबल हो जाता है, इज डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, है ना। इसको याद रखिएगा, इसको जनरलाइज भी कर दूंगा मैं भी। एक्स होता है डिफरेंशिएबल, ये तो हर जगह कंटिन्यूस बेचारा लीनियर फंक्शन है ना। कहीं शार्प जाता नहीं, वर्टिकल टेंजेंट का सवाल पैदा नहीं होता, ठीक है ना। और कंटिन्यूस भी है, इसे शार्प एज भी होता नहीं इसमें, ये नहीं होता जीरो पे शार्प एज वी शेप्ड होता है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है मगर ये है, और ये इनका मल्टीपल हो जाता है। करके दिखा देता हूँ आपको, देखिए लिमिट, पहले ग्राफिकली देखते हैं, है ना। मैथमेटिकली तो खैर एक ही बार में हो जाएगा, ग्राफिकली देखते हैं ऐसा हो क्या है। चलिए पहले मैथमेटिकली देख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस देखते हैं, तो कितना होगा, एफ ऑफ एच मतलब जीरो प्लस एच, या फिर बोले एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। तो एफ ऑफ जीरो तो जीरो है, किसकी, सॉरी एफ ऑफ क्यों देखेंगे बेटा, एच देखेंगे ना, फंक्शन तो एच है, एच देखेंगे, एच ऑफ एच मतलब जीरो प्लस एच, अरे जीरो प्लस एच माइनस एच ऑफ एच मेरा फंक्शन है जीरो अपॉन एच। तो लिमिट एच क्या है, एक्स मॉड एक्स, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये कितना हो जाएगा, एच मॉड एच माइनस जीरो अपॉन एच, बेटा ये हो जाएगा। और ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा, एच से ये एच कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देखिए आप, मॉड एच है ये मॉड एच, और मेरे पास मैंने डेफिनेशन क्या लिया है, मैंने आर एच एल लिया है, लाइक जीरो प्लस लिया है मैंने, जीरो प्लस एच है, तो मॉड एच किसके तरह ओपन होगा, प्लस एच की तरह। मतलब ये वाली डेफिनेशन तो वाई इक्वल टू एक्स होती है ना, ये होती है वाई इक्वल टू माइनस एक्स। तो मॉड इधर के लिए नेगेटिव ओपन होगा, इधर के लिए तो बेटा पॉजिटिव ही ओपन होगा, इसमें तो कोई दो राय वाली वैसी कोई बात ही नहीं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एच अपॉन वन, और ये अगर मैं इस पर लिमिट लगाऊंगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और ये एच इक्वल टू वन, तो ये आपका जीरो हो जाएगा, है ना। अब देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और ये जीरो माइनस एच, उल्टा लिख दिया, एच ऑफ जीरो माइनस एच ऑफ जीरो माइनस एच अपॉन एच, ठीक है। एच ऑफ जीरो जीरो होता है, माइनस एच ऑफ माइनस एच, और ये अपॉन एच। तो देखिए लिमिट भी लगानी पड़ेगी रे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, व्हाट इज दिस, माइनस एच की जगह माइनस मतलब माइनस रख दीजिए, तो ये माइनस एच, और ये आपके पास में मॉड के अंदर माइनस एच आएगा, या फिर आप देख लीजिए, चलिए माइनस एच ही लिख देते हैं, और ये एच, ठीक है ना, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये एच मॉड ऑफ माइनस एच होगा वैसे, और वो से माइनस एच भी वो एच ही हो जाएगा, मॉड के अंदर है तो। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच, तो ये एच से एच गया, मॉड के अंदर माइनस एच है, नेगेटिव अंडर क्वांटिटी, तो मॉड ऑफ नेगेटिव एक्स एक माइनस और साथ में लेकर ओपन होता है, तो ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस ऑफ माइनस एच, तो आपके पास लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच दैट इज इक्वल टू जीरो आ गया ना, इक्वल आ गया ना, एफ डैश जीरो प्लस
इक्वल टू एफ डैश जीरो माइनस आ गया, तो इसका मतलब एफ डैश जीरो भी आपका जीरो ही होगा, दोनों जीरो आ गए। अब बात करते हैं ग्राफिकली, सर ऐसा क्या हुआ एकदम से, ये अंदर क्या हुआ टेक्निकली, ऐसा हुआ क्या, क्या शार्पेज जो था वो खत्म हो गया क्या? यस, शार्पेज एक्चुअली खत्म हो गया। कैसे होता है ऐसा? देखो ऐसे होता है, एक्स मॉड एक्स। अब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, जब एक्स मेरा पॉजिटिव होगा, ध्यान देना, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मगर जब एक्स मेरा नेगेटिव है, तो यहाँ से तो एक्स ही मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से तो एक्स ही, यहाँ से तो नेगेटिव एक्स एक्स बन जाएगा, मगर यहाँ से एक नेगेटिव आ जाएगा, तो टेक्निकली माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है ना। लिखने का तरीका क्या है कि इसका तो एक्स ही है, ये एक्स माइनस साइन के साथ ओपन होगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो आप एक्चुअली होता क्या है ना, ये तो ग्राफ जाता है ऐसा और ये इधर आ जाता है ऐसा, ठीक है ना। अब ग्राफिकली अगर जो बच्चा समझना चाहता है हुआ क्या, देखो, अगर जब ये मॉड ऑफ एक्स था तब ये सब परफेक्ट सा वी शेप था। अब इधर एक्स और मल्टीप्लाइड हो गया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो जीरो। देखो ये मॉड क्या, ये शार्प एज आ क्यों रहा है, शार्प एज क्यों आ रहा है, शार्प एज ये इसलिए आ रहा है। और एक और अभी दूसरा एक और क्वेश्चन था, उसका भी रिप्लाई आएगा। अभी दो चीजें कंसेप्ट क्लियर होंगे, बहुत अच्छे कंसेप्ट क्लियर होंगे यहाँ पे आपके दो, कि शार्पेज क्यों आ रहा है, क्योंकि एकदम से ऐसे जाकर के एकदम से ग्राफ का जो थी ग्रोथ रेट वो चेंज हो गई। यही ग्रोथ रेट अगर ग्रेजुअली चेंज होती तो आपका शार्पेज नहीं आता। यहाँ पर यही हुआ, ये जीरो और वन के बीच में ग्राफ क्या है ना, और ज्यादा थोड़ा सा श्रिंक हो गया, मतलब श्रिंक क्या, एक्सपांड हो गया, जीरो से लेकर के वन के बीच में और नीचे आ गया, तो इधर से भी नीचे आ गया, इधर से नेगेटिव था तो नीचे आया, तो ये ऐसे हो गया। मतलब ये तो मॉड ऑफ एक्स तो पॉजिटिव ही है, मगर ये जो दूसरा एक्स है वो एक्स नेगेटिव के लिए, ये वाला एक्स तो नेगेटिव के लिए नेगेटिव होगा ना, तो ये वाला देखिए जैसा ये एक्सपेंड होगा वैसे इधर भी एक्सपेंड होगा, मगर साइन इसका नेगेटिव हो गया। तो अगर मैं इसको, अगर इसका साइन पॉजिटिव भी रखता ना यहाँ पे, अगर मैं मतलब अगर ये साइन किसी तरीके से मान के चलो अगर पॉजिटिव भी होता, तब भी ये इस तरीके से आता, उस केस में भी, उस केस में भी देखिए साइन पर तो फर्क पड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव तो वैसे जीरो ही आ रहा है, उस केस में भी आपका डबल डेरिवेटिव जो आता है वो जीरो ही आता, सॉरी सिंगल डेरिवेटिव जो आता है वो जीरो ही आता है आपका, है ना। दोबारा, ये इधर ऐसे था, इधर ये ऐसे था, तो हुआ क्या, वो दूसरे एक्स के मल्टीप्लाइड होते ही जब एक्स स्क्वायर हुआ तो जीरो से लेकर के वन के बीच में ग्राफ इस तरीके से नीचे आया, और जीरो से लेकर के वन के बीच में इधर भी वही फर्क, वही चीज इधर भी होगी, जैसा इधर था वैसे, मतलब इधर भी थोड़ा सा नीचे आ गया, इधर भी थोड़ा सा नीचे आ गया, इसका साइन नेगेटिव हो गया, तो यही चीज नीचे की तरफ आ गई, ये चीज हो गई, ठीक है ना। तो वो जो शार्प एज था वो खत्म हो गया, वो आपका स्मूथ सरफेस बन गया आपका। ये तो हुई एक बात। और दूसरी चीज, मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा दोनों के ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से समझना इस चीज को। मैंने आपको कहा था कि दो सेम डिग्री के कर्व अगर इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था दो अलग अलग डिग्री के कर्व अगर इंटरसेक्ट करके तब तो शार्प एज आना ही है, मगर अगर दो सेम डिग्री के कर्व और सेम या फिर सेम ग्रोथ ऑफ रेट के कर्व अगर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपका शार्प एज बने ही ना। अभी देखो नहीं बनेगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, बेटा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये होता है, ठीक है। y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ जैसे स्टिक की मिरर इमेज हो जाता है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूं ना, मैं इन ग्राफ में से इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक काम करता हूं, इसका तो ये वाला पार्ट उड़ा देता हूं और इसका ये वाला पार्ट उड़ा देता हूं। तो हुआ क्या, एक एक्स स्क्वायर है, दूसरा माइनस एक्स स्क्वायर है, ग्रोथ ऑफ रेट तो दोनों की सेम है, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट यही तो है। यहाँ पे शार्पेज आया ही नहीं, शार्पेज आया ही नहीं यहाँ पे। इसी की तो हमने डिफरेंशियबिलिटी चेक करी है, ये जो हमने बोला है कि एच ऑफ एक्स हमारा ये है, वो यही तो है, इधर एक्स स्क्वायर इधर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, वाई इक्वल टू, ये आपका वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको समझ में आया कि अगर सेम ग्रोथ ऑफ रेट का फंक्शन या फिर सेम ग्रोथ ऑफ रेट का ग्राफ या सेम डिग्री, पॉलिनोमियल की लैंग्वेज में बोले तो डिग्री का कर्व अगर इंटरसेक्ट करता है, तो ऐसा हो सकता है, हमेशा नहीं होगा, हो सकता है, क्योंकि यही दोनों कर्व अगर मैं किसी और तरीके से इंटरसेक्ट करा दूं तो हो सकता है शार्प पेज आ जाए। हालांकि इनमें तो इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही है, मगर कई और तरीके से पॉसिबल है, इसको शिफ्ट करा दूं इधर उधर तो आ जाएगा, तब इसमें भी शार्प पेज आ जाएगा, ठीक है ना। तब मैंने कहा हो सकता है शार्प पेज ना आए, उसमें ना होने की संभावना है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये मैंने लिखवाया भी हुआ है, ठीक है ना। तो भाई एक्चुअली ग्राफिकली तो ये ऐसा कुछ हो रहा है आपका,
कि जो शार्प एज का जो इम्पैक्ट है ना वो खत्म हो गया यहाँ पे आके। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको ना। क्या मैंने बताया आपको कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है दूसरा नहीं है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, ये तो आपका डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता किसी भी तरीके से, ये तो नहीं होगा, ठीक है ना, विल नॉट बी, ये तो नहीं होगा। मगर और जो ऑपरेशन है ना उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो डिफरेंशिएबल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। जैसे एक एग्जांपल दे दिया, एक्स नहीं था मॉड ऑफ एक्स, एक्स नहीं था, एक्स था आपका डिफरेंशिएबल जीरो पर, मॉड ऑफ एक्स नहीं था, मगर इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, डिफरेंशिएबल हो जाता है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा अब आपको। अगला पॉइंट उसी नोट में अगला एग्जाम्पल दिया था तो मैंने, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स both are not differentiable at x equal to a, then f of x plus minus g of x, f of x डॉट g of x। अच्छा, यही वाला रूल जो अभी पिछला हमने देखा ना, इसमें डिफरेंशियबिलिटी की जगह कंटिन्यूटी कर दो तो यही रूल लग जाता है, आप देख लो, मिला लो, मिला करके देख सकता है, लिमिट में भी लग जाता है यही रूल आपका। अब ये जो हमें रूल लिख रहा हूँ ये भी आपका कंटिन्यूटी और उसमें डिफरेंशियबिलिटी लिमिट में भी लग जाता है। एंड एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, बट इस केस में कंडीशन क्या है, जी ऑफ एक्स इस केस के लिए केवल इज नॉट इक्वल टू जीरो, में और में नॉट बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। अगर दोनों ही डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ये भी डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैं आपको एक और चीज़ लिखवाने वाला था, वो मैं लिखवाता लास्ट टाइम पे भूल गया था कि एफ ऑफ एक्स और ये मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑलवेज विल बी डिफरेंशिएबल एट x equal to a if f of x are continuous and f of a equal to जीरो, ठीक है ना। एक्चुअली x मॉड ऑफ x इसी का ही एक स्पेशल केस है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा आपको, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, स्पेशली ये उस जगह पे ज़्यादा काम का है जब एफ ऑफ एक्स आपका डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू किसी ए पर, जहाँ पर एफ ऑफ ए आपका जीरो जाता है। तो अगर वो जीरो है और अगर एक्स एक्सेस को कट कर रहा है तो ऑब्वियसली शार्प एज आ जाएगा। ये मैंने अगर इवन अगर चलिए शार्प एज नहीं भी आ रहा है ना, अगर कट नहीं भी कर रहा है उस पॉइंट पे, शार्प एज नहीं भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा उस पॉइंट पे और तब भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो दोनों केसेस में अगर कट भी कर जाए और टच भी कर रहा है तो दोनों केसेस में ये तो जनरलाइज्ड है एक बिल्कुल, है ना। इवन आपको लगेगा सर एफ ऑफ एक्स अगर हमारे पास हम ये ले लें मॉड ऑफ एक्स, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स ये हमारे पास मॉड ऑफ एक्स होगा। अब एक मॉड के ऊपर कितने भी मॉड लगाओ वो सब एक ही मॉड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है अगर मैं बोलता हूँ सिग्नम ऑफ एफ ऑफ एक्स और फिर इधर फिर से सिग्नम लगा दूं, फिर से सिग्नम लगा दूं, इनफाइनाइट सिग्नम लगा दूं, ये बेकार की बात है। कितने भी सिग्नम लगाओ इसका मतलब एक ही है, सिग्नम ऑफ एफ ऑफ एक्स। वही चीज मॉड में मैं बोलता हूँ कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स है। अब इसके ऊपर कितने भी मॉड लगा दूं, मैं मॉड लगा दूं, वो एक ही मॉड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि वो सारे मॉड बेकार हो जाते हैं। सेम इसके लिए भी भाई, अगर ये जीरो है तो ये आगे भी जीरो पास करेगा और हर सिग्नम जीरो पे आगे जीरो ही फॉरवर्ड करता जाएगा, तो फाइनली आपको जीरो मिलेगा। सिमिलरली हर सिग्नम पॉजिटिव वन पे आगे वन ही फॉरवर्ड करेगा तो फाइनली आपको वन ही मिलेगा, है ना। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स आपका ये हो जाता है तो आपका नया फंक्शन जो बनेगा वो ये बनेगा मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर बनेगा, तो ये तो एक्स स्क्वायर होता है, ये भी आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो
क्योंकि क्या है ना, मैंने बहुत से ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जो इस तरीके की ट्रिक के साथ में दिए जाते हैं, बदल बदल के क्वेश्चन दिए जाते हैं इस तरीके के। आगे मैंने शीट में दिए ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लूँ कुछ कुछ ऐसा, जैसे एफ ऑफ एक्स ये दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इधर दे देगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना। अब पूछेगा इज डिफरेंशिएबल व्हेन शीएबल एट x इक्वल टू 3, क्योंकि x इक्वल टू 3 इसका रूट होता है, तो यहाँ पर वो वही चीज हो रही है। x इक्वल टू 3 के आसपास क्या है ना भाई, अगर मैं बात करूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की, तो ये 2 और 3 रूट होते हैं इसके। तो ये मॉड वाला जो ग्राफ है वो तो ऐसे जाएगा, और जो सिंपल है वो बेचारा ऐसे आएगा, वो बेचारा जो मल्टीपल है ना दोनों आपस में, वो ऐसे आएगा। तो अब हो क्या रहा है ना यहाँ पे, कि जब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले के लिए तो ये दोनों स्क्वायर हो जाएगा, इधर से आ जाएगा, और नेगेटिव के लिए क्या होगा ना, इधर आपका देखिए इधर नेगेटिव में क्या हो जाएगा कि ये पॉजिटिव है दोनों सेम ही, ये जिस तरीके से ऊपर मूव हो रहा है नीचे मूव हो रहा है, तो स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा मगर साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो क्या जाता है ना, 2 के आसपास कुछ कुछ ऐसा बिहेवियर हो जाता है, अगर आप समझ पाए 2 के आसपास कुछ कुछ ऐसा बिहेवियर हो जाता है इनका। सपोज ये 2 है तो दोनों स्क्वायर है, तो जब दोनों स्क्वायर हो जाएगा तो ये 0 है यहाँ पे 1 तक, तो नीचे और फैल जाएगा ये इस तरीके से, और थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, और नीचे भी, और वो नीचे भी है तो 0 और से लेके 0 के आसपास और नंबर छोटे हो जाएंगे, तो ये और थोड़ा ऐसा नीचे आ जाता है, तो शार्पेज जो है वो खत्म हो जाता है तरह करके। या फिर अगर वैसे नहीं समझ में आता मैथमेटिकली, अगर समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरे तरीके से देख लीजिए। मैं दोनों के ग्राफ बना देता हूँ, ये 2 है ये 3 है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए एक स्मार्ट ट्रिक बताऊँ आपको करने की। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर 2 प्लस रखेंगे एक्स की जगह और पूरा सॉल्व करना, उतना करने की जरूरत नहीं है ना, अगर दिमाग लगाएंगे तो। ये आपके पास दूसरा है, इसका ग्राफ है, ये 2 और 3 दोनों सेम ही है, ध्यान से देखिएगा आप। ये तो आपके पास है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का, और ये सिंपल है एफ ऑफ एक्स का। अब देखिए मैं इसका 2 प्लस पे, मतलब एफ डैश 2 प्लस, है ना। अब यहाँ पे 2 प्लस एच आप रखेंगे, पूरा कैलकुलेशन करेंगे उससे भी वही आएगा। तो देखिए 2 प्लस पे इसको देखो आप, इसको ये रहा 2 प्लस पे ये कितना आएगा, ये 2 पर 0 है, 2 प्लस पे क्या है माइनस एच है। देखो बेटा 2 प्लस पे ये ना 2 प्लस पे माइनस एच, तो कुछ भी मत करो माइनस एच रखो यहाँ पे। और एक और बात बताओ, रख के सॉल्व भी करोगे ना तभी माइनस एच ही आएगा, करके देख लेना तभी माइनस एच ही आएगा। इधर देखिए अब आप इसको, इसको 2 प्लस पे देखिए, 2 पर तो 0, 2 पर तो एक्चुअली आपके पास में शार्प एज आ रहा है इस पे, और 2 प्लस पे ये कितना, ये प्लस एच ही है, तो इसकी जगह प्लस एच रखो, है ना। 0 एफ ऑफ 2 बात करेंगे तो दोनों तरफ से 0 ही आ रहा है, ये एच हो गया, कितना आया माइनस एच, जो कि 0 बन जाएगा। अब एफ ऑफ 2 माइनस की बात कर लेते हैं, एफ ऑफ 2 माइनस को हटाएं तो 0 आ गया। एफ ऑफ 2 माइनस की बात कर लेते हैं, एफ मतलब एफ डैश ऑफ 2 माइनस, आई एम सॉरी, एफ डैश ऑफ 2 माइनस इसकी बात कर लेते हैं। 2 माइनस पे ये कितना है, 2 माइनस पे ये प्लस एच है, और 2 माइनस पर ये तो आपका एच ही रहेगा हर जगह से, और ये 0, और फिर से ये अपॉन एच, ये फिर से एच, और फिर से 0 आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन में कई बार फंसाया जाता है, और ये तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है, बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और उसमें इस तरीके की यूनिट डाल दी जाती है ना। आएगा अभी क्वेश्चन आएगा, है ना। तो इसलिए मैंने क्या ना, मेरा थोड़ा इस तरीके के क्वेश्चन मैंने कई बार और कई अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में इस तरीके के छोटे छोटे ब्रिक्स देखे हैं, मतलब कोई बड़े बड़े क्वेश्चंस में इस तरीके की चीज को डाल दिया जाता है। एक कुछ भी फंक्शन उठा करके जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा होता है ना, और उसी को ही लिख दिया जाता है, उसी को मॉड के साथ लिख दिया जाता है। कई बार देखने में फंक्शन पकड़ में भी नहीं आता है, तो अगर ये सेट आप बना पाए, उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो सीधे लिख दो यस एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा पॉइंट है ये, है ना। आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं भाई, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर। कुछ सिंपल एग्जाम्पल ही है, बहुत ऐसा टफ नहीं है। मेन जो पॉइंट था वो तो मैंने आपको बता ही दिया। देखिए फिर हमेशा याद रखिएगा, दोनों पॉइंट अगर डिफरेंशियबल है तो इनके बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, बस डिवीजन के बीच में और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, हमेशा डिफरेंशियबल होगा। एक है दूसरा नहीं है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नहीं होगा, मगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन फिर भी हो सकता है, कंडीशन डिवीजन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। मगर अगर दोनों ही डिफरेंशियबल नहीं है तो फिर किसी की भी गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है फिर, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा, ये तीनों में चलती है, लिमिट में भी चलती है, कंटिन्यूटी में भी चलती है, और डिफरेंशियबिलिटी में तो बता ही रहा हूँ मैं आपको। तो
तो एक एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने लूँ, ये वो तो एग्जाम्पल सेज साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है, ये जीरो है। कब? जब एक्स आपका जीरो है तब ये जीरो है, और जब आप एक्स आपका जीरो नहीं है तब ये है ना। डिस्कस या फिर फाइंड द डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो चेक कर लेते हैं। पहले तो देखिए इसकी लिमिट देखते हैं, ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है ना, क्योंकि कंटिन्यूस तो है, ये कंटिन्यूस है, बिल्कुल है। कैसे है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसमें प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं है, साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स एडजस्ट कर देते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये तो वन हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स दोनों सेम है और जीरो पे ही जा रहा है। तो ये आपके पास क्या होगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स, तो ये जीरो ही आ रहा है। तो लिमिटिंग वैल्यू भी जीरो और फंक्शनल वैल्यू भी जीरो है, तो भाई कंटिन्यूस तो है। तो एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि वो कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन आपको दे देता है डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए, और उसकी डिफरेंशियबिलिटी, क्योंकि देखिए डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला बड़ा सा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है। ए प्लस क्या करना पड़ता है? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो ये एक ही फंक्शन में दो बार वैल्यू रख करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है नीचे डिनोमिनेटर में। और सिंपली अगर देखें तो कंटिन्यूटी में ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि उसमें केवल एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए माइनस एच ही चेक करना होता है। डिफरेंशियबिलिटी में तो इसमें से एच भी सब्ट्रैक्ट होता है, इधर से एफ ऑफ ए सब्ट्रैक्ट होता है, इधर भी होता है। तो कई बार क्या होता है ना, कंटिन्यूटी चेक करना ज़्यादा आसान होता है। तो अगर फंक्शन अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और आपको लगता है कि डिफरेंशियबिलिटी चेक करना थोड़ा हैक्टिक है, तो पहले कंटिन्यूटी चेक कर लो उस पॉइंट पे। क्या पता फंक्शन कंटिन्यूस ही ना हो, तो डिफरेंशियबल तो ऑब्वियस हो गया नहीं होगा। तो कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये तो है। ये तो मैंने वैसे ही चेक कर लिया, क्योंकि हालांकि मुझे पता था कि कंटिन्यूस है, देखने में भी लग रहा था, बट फिर भी मैंने लिख दिया, एक लाइन का ही तो था। अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं। एफ डैश जीरो प्लस एफ डैश जीरो प्लस, अच्छा बेटा यहाँ भी एक बात बताऊँ आपको, देखिए साइन एक्स स्क्वायर ये हर जगह कंटिन्यूस होता है, और जीरो पर भी कंटिन्यूस होगा। ये कुछ नहीं हो रहा है, केवल एक्स स्क्वायर हो रखा है ये। तो उसका ग्राफ कुछ भी बना है ऑब्वियसली शार्प एज नहीं आएगा, वर्टिकल टेंजेंट का सवाल पैदा नहीं होता, और डिसकंटिन्यूस तो होना नहीं है ये। तो ये आपका कंटिन्यूस, ये आपका डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू जीरो पे, और वन अपॉन एक्स नहीं होता। ये तो जीरो पे कंटिन्यूस भी नहीं होता है। ये ग्राफ आता है ना, ये ग्राफ आता है ना। अब चेक करते हैं इसकी डिफरेंशियबिलिटी एक्स इक्वल टू जीरो पर, और अगर इसकी डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट कर गई तो ये उसी टाइप के नोट का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। जीरो प्लस चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ जीरो जीरो है भाई, तो एफ ऑफ एच मतलब जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एच जीरो प्लस एच, जीरो प्लस ले लो माइनस ले लो, यहीं से आएगी वैल्यू। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच स्क्वायर अपॉन एच माइनस जीरो, और ये अपॉन एच। कितना हो गया? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो ये तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स सेम हो गया ना, और एफ ऑफ एक्स जीरो पर भी जा रहा है, तो भैया तो बना। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ ये मैं क्या निकाल रहा हूँ? एफ डैश जीरो माइनस निकाल रहा हूँ ना, एफ ऑफ एच मतलब जीरो माइनस एच, आई एम सॉरी माइनस एच होगा, माइनस एच अपॉन एच। कितना हो जाएगा? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो जीरो होता है, माइनस साइन ऑफ माइनस एच का स्क्वायर। कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने? साइन ऑफ माइनस एच का स्क्वायर, नहीं सही तो है, अपॉन में माइनस एच और ये अपॉन में एच, यही तो है। तो ये माइनस माइनस प्लस और ये एच दोबारा आ जाएगा, और ये तो फिर हो ही जाएगा। तो लिमिट
एच टेनिंग टू जीरो साइन एच स्क्वायर, फिर से अगेन एच स्क्वायर, ये भी 1 ही होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ डैश जीरो प्लस इक्वल टू एफ डैश जीरो माइनस है, डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करती है। देखिए यहाँ पर अगर आपको मैं डिफरेंशियबिलिटी इसका ये पूछ लेता कि डिफरेंशिएशन बताइए, जैसे अगर इस क्वेश्चन में ये ऐसे भी पूछ सकता था, फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर आप इस तरह क्वेश्चन में ये नहीं करेंगे कि सीधा डी वाई बाई डी एक्स निकाल करके और जीरो पुट करके इसमें रख देंगे, नहीं ऐसे नहीं होगा। डी वाई बाई डी एक्स इस केस में आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। एक्चुअली आप डी वाई बाई डी एक्स कर भी नहीं सकते हैं आपका इसका बिना ऐसे चेक किए, आपको क्या करना पड़ेगा, एफ डैश जीरो प्लस निकालो, एफ डैश जीरो माइनस निकालो, अगर सेम आ गया तो डिफरेंशियल उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है, और क्या होगा जो इक्वल आ रहा है वही आंसर है। तो इक्वल टू एफ डैश जीरो इक्वल टू जीरो, अगर मैं इसे सिंपली यहाँ पे बोल देता ना फाइंड एफ डैश जीरो, तब भी मेरा क्वेश्चन यही हो जाता, एफ डैश जीरो इक्वल टू जीरो है। क्यों, मैंने एफ डैश जीरो नहीं निकाला है, मैंने लिमिट चेक करी है, एफ डैश जीरो प्लस जो आया है वही एफ डैश जीरो माइनस है, इसलिए मैंने उसको एफ डैश जीरो असाइन किया है। ठीक है ना, यस याद रखे यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकालेंगे आप इसका एकदम से। ठीक है ना, चलिए let's check what the next example says। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना, कभी अगर इस तरीके से नेस्टेड फंक्शन में बोल देता है ना कि फलाने पॉइंट पर जहाँ पर फंक्शन आपका जो है वो इक्वेशन चेंज कर रहा है, डेफिनेशन चेक कर रहा है, और वहीं पे डिफरेंशिएशन पूछ लेता है, तो कभी भी डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा करके आंसर मत निकाल देना उसका, अनटिल अनलेस आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और शार्पेज नहीं आ रहा है। ठीक है ना, अगर आप इसको लेकर के कॉन्फिडेंस है कि शार्पेज नहीं आ रहा है, और वर्टिकल वर्टिकल टेंजेंट तो खैर पता पड़ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स आपने निकाला, जैसे ही सॉल्व कराओगे तो समथिंग अपॉन जीरो आ जाएगा, वो भी आ जाए तो भी आपका जो है डिफरेंशियबल जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। मगर शार्प एज और डिसकंटिन्यूटी वाले केस में कई बार नहीं पता पड़ता है, तो ऐसे मत कर देना कभी भी, अनटिल अनलेस आप पूरी तरीके से श्योर नहीं हो गिवन पॉइंट पर ना तो शार्प एज आ रहा है, ना ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बस इन्हीं दो जगह पे प्रॉब्लम है। वर्टिकल टेंजेंट पे अगर कर भी दोगे ना, तो जैसे ही इसको गिवन पॉइंट से डेरिवेटिव को सॉल्व कराओगे वर्टिकल टेंजेंट आ जाएगी, समथिंग अपॉन जीरो आ जाएगा, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं आती है, मगर इन दो पॉइंट में प्रॉब्लम आ जाती है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना, तो कि कुछ थ्योरम को यूज करके भी, जैसे मैंने थ्योरम आपको बताया था, जैसे शार्प एज की जगह पर, जैसे यही है तीन, तो शार्प एज की जगह पर पिन पॉइंट पर आपकी डिफरेंशियबिलिटी नहीं होती, डिसकंटिन्यूअस होता है वहाँ नहीं होती है, और वर्टिकल टेंजेंट, ये तीन ही जगह पे खतरा होता है, और इन्हीं जगह पे हम चेक करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। तो उसके पूछेगा डिस्कस इज डिफरेंशिएबल रेंशिएबल और नॉट। अब उसने आपको कोई पॉइंट दिया ही नहीं, अगर ये पूरी नंबर लाइन पर अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो है, अगर एक पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है तो आंसर हो जाएगा नॉट। अब अगर इसकी बात करें तो भाई ये जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, इसकी बात करोगे तो ये वन पर नहीं होगा, तो इसे देखने से पता पड़ गया, देखने से ही पता पड़ गया कि ये दोनों डिफरेंशिएबल जो है वो नहीं होंगे, है ना, दोनों डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। मगर सर आपने तो कहा था कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है दूसरा भी नहीं होता है, तो इन दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। मैंने यस बिल्कुल कहा था, मगर मैंने उस केस में कहा था पॉइंट सेम होना चाहिए। ये आपका x इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये है, ग्राफ देखो बेटा दोनों, ये रहा जीरो, ये रहा वन, ये जीरो पर वी शेप्ड है, ये सेम फंक्शन है बट वन पे वी शेप्ड है। ओहो, है ना, कई बार ऐसे भी घुमा देता है वो कई बार। ये देखो बेटा वन पे वी शेप्ड है, ये जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है, मगर ये जीरो पर डिफरेंशिएबल है। ये तो बेचारे सिंपल सी लाइन आ रही है, तो लाइन की इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन है, यही तो होगी वाई एक्सिस, ये लाइन की इक्वेशन तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन है। इस लाइन की इक्वेशन की बात करेंगे तो ये आपके पास एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन है ना, ये y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू माइनस एक्स, ये जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है, मगर जीरो पर ये डिफरेंशिएबल है। तो एक फंक्शन x इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल नहीं है, दूसरा है, तो इनका एडिशन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। अब बात करें वन की, वन पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है मगर वन पर ये डिफरेंशिएबल है, तो वही एक फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है दूसरा नहीं है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो देखने से पता पड़ गया यहाँ से, है ना, याद रखिएगा, थोड़ा ऐसा भी कई बार घुमा देता है वो, बच्चों को तो मॉड देखते ही यही लगता है कि ये तो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, तो क्या होगा,
at x equal to 0 mod of x is not differentiable, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, but mod of x minus 1 is differentiable. So fx is not, इस बार पूरा लिख देता हूँ, चलो, differentiable. ठीक है ना. Similarly, at x equal to 1 also f of x not differentiable. डेफिनेशन फ्लिप हो गई, x इक्वल टू 1 पे ये है मगर ये नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल. इसमें निकालने की जरूरत नहीं है ना. चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल. लेट्स से व्हाट द नेक्स्ट एग्जांपल सेज. चलो f of x इक्वल टू ये है, ऐसे नहीं, मैक्सिमम पार्ट ऑफ 2 sin x कॉमा 1 माइनस cos x. फॉर एवरी x आपका भाई 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है, ओपन इंटरवल है. अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी, डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी. मैंने आपको कैलकुलस स्टार्टिंग में कहा था कि पूरा कैलकुलस आपका ग्राफ के ऊपर डिपेंड है. डिफरेंशियबिलिटी में आपने देखा, फंक्शन में हर चैप्टर में देखते हुए आ ही रहे हो आप. जिसका ग्राफिकल अच्छा है वो कैलकुलस में अच्छा स्कोर कर सकता है, और जिसका ग्राफिकल वीक है एनालिटिकल मेथड से जाना फिर बहुत लेंदी पड़ता है. ठीक है ना. जैसे अगर किसी का ग्राफिकल वीक है तो फिर वो यहाँ पर भी चेक ही करना पड़ेगा उसको. पहली बात तो सच तो ये कि अगर आपका ग्राफिकल वीक है ना तो आप ये भी नहीं पता लगा सकते आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक किस पॉइंट पे करनी है, ये भी नहीं आप पता लगा सकते. जैसे इस केस में अगर आप नहीं ग्राफ बना सकते तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक कहाँ पे करनी है. तो ग्राफ तो भाई आपको आना ही पड़ेगा, अदरवाइज कैलकुलस में तो भाई बहुत मुश्किल होने वाली है आपको. तो पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ 2 sin x का, 0 से लेके पाई के बीच में. सिंपल सा ग्राफ बनता है इसका. ये इस तरीके का एक डोम आ जाएगा. इसका हाइट कहाँ पर होगा बेटा, ये 2 पर होगा. अच्छा, माइनस कोस एक्स का, तो देखो कोस एक्स का ग्राफ 0 से लेके पाई के बीच में बेटा ऐसा कुछ होता है. ये यहाँ कुछ पाई होता है, सिमिलर होता है इधर इधर. मैं जस्ट सिंबॉलिकल ग्राफ बना रहा हूँ. नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, इसको फ्लिप कर दो, क्या हो जाएगा, ये कुछ अलग पेन से बना देता हूँ. ये कुछ ऐसे जाएगा और ये कुछ ऐसे चला जाएगा, है ना. पाई पे आपका 1 हो जाएगा, इधर 1. ये आपका माइनस कोस एक्स है. अब मैं इसको 1 पर, जैसे इसको 1 से जंप करा दूंगा तो ये उठ के ये 0 पर आ जाएगा और जो 1 है वो 2 पर चला जाएगा. तो कैसा लगेगा देखने में कुछ कुछ ग्राफ, कुछ कुछ आपका ग्राफ ऐसा होगा, पाई पर ये 1 होगा, ये यहाँ पे पाई, पाई पे 1 होगा. और जहाँ पे पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 पे ये 1 पे आ जाएगा इस पॉइंट पे. 1 बेटा 1 तो यहाँ होगा रे, 1 यहाँ कहीं होगा, ये यहाँ आ जाएगा और पाई पे ये 2 पे चला जाएगा, पाई पे उठेगा ना 4 पे जाएगा. तो कुछ कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा, ऐसा और फिर ऐसा. अब ये पॉइंट आपको पता पड़ निकालना ही पड़ेगा कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है. अब इंटरसेक्शन पॉइंट लगा निकालने का एक ही तरीका, दोनों ग्राफ को लड़ा दो या दोनों इक्वेशन इक्वल कर दो. अब ये दोनों क्या है ये तो आपको पता है. ये इक्वेशन किसकी है, रेड वाली. ये रेड वाली इक्वेशन है आपके पास y इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स की. और ये ब्लैक वाला जो कर्व है वो इक्वेशन किसकी है, y इक्वल टू 2 साइन एक्स की. इंटरसेक्शन निकालने का एक ही तरीका होता है, किन्हीं भी कर्व का लड़ा दो आपस में, तो 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स. अब क्या करें, कैसे इसको करेंगे, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो 1 माइनस कॉस एक्स. सर आपको कैसे पता, स्क्वायर कर देंगे, इसको इधर ला करके फिर सॉल्व क्यों नहीं करते थे, बड़ा हो जाएगा उस तरीके से करोगे, आंसर तो उससे भी आ जाएगा पर बड़ा हो जाएगा अननेसेसरी, है ना. क्या होगा, ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स करोगे तो फिर उसका कॉम्पैक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1/√, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब √a² बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाइड करोगे, और ये 2 और 1 बचेगा, तो इधर तो 2/√5 बचेगा, इधर 1/√5 है, और ये कोई नॉन एंगल भी नहीं है. अगर ये नॉन एंगल होते ना तब तो फिर वैसे भी कर लेते, मगर ये नॉन एंगल भी नहीं बनने वाले, तो वैसे मत ही करो तो अच्छा है.
बाकी फिर भी किसी को इच्छा है तो खूब कीजिए। ये बेटा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। मैंने क्यों ऐसे किया ना, अब देखो आप, ये 1 माइनस कॉस एक्स है ना, मुझे पता है कि इसको लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, और ये 1 प्लस कॉस एक्स। ये फैक्टर cos x 1 माइनस कोस एक्स आपका कॉमन आ रहा है, पर मैं देखूंगा क्या 1 माइनस कोस एक्स इसका कोई रूट हो सकता है क्या? क्या कोस एक्स जब 1 है तब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है क्या? भाई कोस एक्स आपका 1 जीरो से लेके पाई में कहाँ होता है? केवल और केवल जीरो पर। तो यस, एक पॉइंट तो ये आ रहा है आपका, हमको तो ये निकालना है। ये तो आ रहा है, कोस एक्स आपका जीरो पे ही तो 1 होता है, जीरो से लेके पाई के बीच में, तो ये तो आ रहा है पॉइंट। तो ये तो हमको चाहिए ही नहीं ना, तो हम क्या करेंगे, जो हमको नहीं चाहिए cos x एक पॉइंट, ये तो हमको ऑलरेडी पता है जीरो, हमको तो इसका चाहिए, तो हम जो हमको नहीं चाहिए उसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब हमारे पास इक्वेशन हो जाएंगे 1 माइनस कोस एक्स, मैंने उसको रिमूव नहीं किया है, उससे सॉल्यूशन जो था वो मुझे पता था, वो सॉल्यूशन मेरे कुछ काम का ही नहीं है, तो दूसरी इक्वेशन से सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ फॉर 1 प्लस कोस एक्स। अब पूरी इक्वेशन कोस एक्स में है, तो 1 माइनस कोस एक्स इक्वल टू 4 प्लस 4 कोस एक्स, that is equal to 5 cos x, इधर गया 5 इक्वल टू -3, एंड cos x इक्वल टू -3 अपॉन 5। अब देखो ध्यान से देखना, इनवर्स ITF लगेगा यहाँ पे, cos इनवर्स 3 -3/5, ऐसे लिख सकते हैं इसको कोई, और ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे तो ये लो cos इनवर्स जी, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना हो जाएगा, cos इनवर्स, जैसे कॉस इनवर्स पढ़ा था ना ITF में, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये सारे फॉर्मूले सब यूज होते हैं ये, तो उसी तरीके से यहाँ पे कॉस इनवर्स 3/5 ये आ गया। तब तो ग्राफ है मेरे पास में पूरा पूरा, ये रहा पीछे। अब इसका मैक्सिमम पार्ट कवर करना है, तो जो मैक्सिमम है वहाँ पे चेक करके, अभी चेक करते आपको दिख ही रहा है कि इस पॉइंट पे आपका शार्पेज आ रहा है ना। शार्पेज अगर पता पड़ जाए तो फिर सॉल्व मत करना आगे, यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर तो, यहाँ पर दोनों है, फिर मैक्सिमम की बात करेंगे तो ये ऊपर उठ जाएगा, देखो ये उठेगा मैक्सिमम, यहाँ तो ये कवर है, फिर इस पॉइंट पे जाके ये कवर हो जाएगा इधर से, आपका जो ग्राफ होगा एक्चुअली वही आ जाएगा, ये ग्राफ है। और ये आपको दिख नहीं रहा पर ये शार्पेज आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने तो थोड़ा बहुत रफ ग्राफ बनाया है, तो कुछ कुछ ऐसा होगा देखने में, कोई देखना चाहता है तो कुछ कुछ ऐसा, कुछ कुछ ऐसा जाएगा, ये जीरो, ये पाई, ये है वो पॉइंट, मतलब पाई माइनस कोस इनवर्स 3/5। तो यहाँ तक तो ये आपका जो ग्राफ है π/2 पर, इधर ये तो पीक लेके आ चुका है, ये पीक ले लेगा अपना साइन, तो π/2 ये बीच में ही पीक ले लेगा, मैक्सिमम हो जाएगा अपना, ये सब देखिए, इधर देख लो, ये पीक ले चुका है अपना, फिर नीचे आकर के फिर ऊपर फ्लैप जो है ऊपर स्विच हुआ है, तो इस पॉइंट पे ये यहाँ तक आता है, ये ऐसे आता है और फिर ये ऐसे जाता है, तो यहाँ पे ये शार्पेज बनता है आपका। हाँ, और इवन अगर आप निकालेंगे भी, लाइक एफ, अगर इस पॉइंट को मैं टी नाम दे दूं, ये पॉइंट है, अगर इसको मैं टी नाम दे दूं इसको, तो टी प्लस पे ये डेफिनेशन, टी माइनस पे ये डेफिनेशन अलग अलग आ जाएगा, एफ डैश टी प्लस और एफ डैश टी माइनस अलग अलग आ जाएगा। तो लिख देता हूँ सीधे ही, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल शिएबल एट एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/5। इस पॉइंट पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। और भी देख लेते हैं एफ ऑफ एक्स। ये तो आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से देखो बचकाना होगा, इसका तो ग्राफ भी बना देंगे बच्चे। ई रेस टू द पावर एक्स, बेटा ये ऐसे जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ बच्चे इस ऑपरेशन में गलती करते हैं, एक्स कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, पॉजिटिव -1 -2 -3 रखोगे तो वो भी पॉजिटिव की तरह ट्रीट करेगा, तो यही का यही ग्राफ आपका इधर भी आ जाएगा। तो फिर से शार्पेज आ गया, शार्पेज आ गया आपका किस पे, 0,1 पे। एक्चुअली क्या है ना, ये आपका ग्राफ की डेफिनेशन वाइज अगर जाएंगे तो ये y इक्वल टू एक्स है, और इधर डेफिनेशन जाएंगे तो ये y इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ है। क्यों, अगर x नेगेटिव है तो ये मॉड
उसको पॉजिटिव करने के लिए एक और माइनस एक्स के साथ में ओपन होगा, तो ये। अब यहाँ पर भी देखिए आपके पास अलग अलग ग्रोथ रेट के फंक्शन जो है वो ऐड आ रहे हैं। इसकी e raised to the power माइनस एक्स और e raised to the power x, ये सेम ग्रोथ नहीं है, ये तो बल्कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एक की इंक्रीजिंग रेट इक्वल टू दूसरे की डिक्रीजिंग रेट, ऐसा कुछ रिलेशन चलता है। तो ग्रोथ रेट तो ऑब्वियसली वो भी रेसिप्रोकल है एक दूसरे की, तो इक्वल होने का सवाल ही नहीं है। अलग अलग ग्रोथ रेट के फंक्शन जैसे इंटरसेक्ट करते हैं तो अमूमन तो अब अक्सर तो मैंने तो ये देखा है शार्प जाता ही है ना। सेम ग्रोथ रेट के या सेम डिग्री के फंक्शन में भी शार्पेज आता है, मगर वहां पॉसिबिलिटी बनती है कि ना आए, ऐसा हो सकता है। अलग अलग फंक्शन में तो अमूमन तो आता ही है, देखिए जहाँ तक कि मैं तो हमेशा आता ही देखा है। अगला देखते हैं, है ना, इसमें भी लिख देते हैं नॉट डिफरेंशिएबल शिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। आगे देखते हैं, अब देखते हैं डिफरेंशिबिलिटी, शिएबिलिटी बाय डिफरेंशिएशन कई बार सीधे सीधे डिफरेंशिएशन भी हो जाता है। तो इसको बताने से पहले पहले एक चीज़ थोड़ा आप समझ लीजिए। भाई मैं बोलता हूँ कि मेरा फंक्शन फलाने फलाने पॉइंट पे है, कंटिन्यूअस है, तो इसका टेक्निकली मतलब क्या है? अच्छा, कंटिन्यूअस अगर मैं बात करूंगा तो अगर एक ही डेफिनेशन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब अलग अलग इंटरवल में आपका अलग अलग फंक्शन डिफाइंड हो जाता है। जैसे होता है ना एफ एक्स समथिंग समथिंग इंटरवल में कुछ है, बहुत फंक्शन देखे आपने। तो जैसे मैं सब मान के चल रहा हूँ, ये 0 से लेके 1, 1 से लेके 2 और ये 2 से लेकर के 3, इस तरीके से फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो मान के 0 से लेकर के 1 में कोई फंक्शन डिफाइंड है, तो सपोज उसका मूवमेंट कुछ ऐसा है, वो ऐसे मूव कर रहा है, उसने वैल्यू यहाँ पर छोड़ी, होलो लिया, मतलब 0 से 0 पर क्लोज है और 1 पर ओपन है, तो यहाँ पर होलो लिया। अब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 1 से लेकर 2 तक में जो भी डेफिनेशन होगी उसकी, वो अगर कंटिन्यूअस उसको बनाना है तो एक ही तरीका है कि जहां पर ये वैल्यू छोड़ दे वहीं से ही वो वैल्यू पिक कर ले। तो कंटिन्यूअस होने के लिए ये यहीं से ही इसको पिक कर ले। सपोज इसने यहाँ छोड़ दिया, मतलब ये आपका फंक्शन डिफाइंड है क्लोज 1 से ओपन 2 पे। अब फिर से अगर यहाँ से आगे भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फिर से वही तरीका, जहां से इसने वैल्यू को छोड़ा उसके आगे फिर ये पिक कर ले। यही तरीका हो सकता है फंक्शन के कंटिन्यूअस होने का, है ना। तो इसलिए अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है और हमको पूछा जाता है कि भाई जैसे सपोज ये है, मेरे को ऐसे दे दिया, कंटिन्यूटी में बहुत एग्जाम्पल शीट में आएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये आपको बोल देगा एक्स आपका 0 से 1 के बीच में, यहाँ पर दे देगा बी, ये बोल देगा एक्स आपका 1 से 2 के बीच में, यहाँ बोल देगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 9, और ये बोल देगा एक्स आपका 2 पर क्लोज और ये 3 पर है, 3 पर है ना। कुछ कुछ है तो देखिए मैंने अभी हाथों हाथ बनाया, शायद में भी फिट बैठे भी या ना बैठे। तो अब अगर बोल दे फंक्शन कंटिन्यूअस, इसका मतलब क्या है? ये ब्रेकिंग पॉइंट पर 1 पर ये दोनों इक्वल होने चाहिए, 2 पर ये दोनों इक्वल होने चाहिए। वही 1 पर यहाँ से ये छोड़े फिर यहाँ से ये पकड़ ले इसको, तो उसका मतलब क्या है? ए 1 का स्क्वायर प्लस बी, आई होप समझ रहे हैं आप सब लोग, ये भी हो जाए। और दूसरा क्या हो जाए, ये आपका जो बी पर जब ये छोड़े, मतलब ये 2 पर वैल्यू बी पर छोड़ेगा तो बी पर ही फिर ये पिक कर ले आपका 3 पे, तो बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 3 की बात करें ना तो 9 प्लस 9 हो जाए, तो बी इक्वल टू तो आपका 18 आ गया। अब यहाँ पे बी इक्वल टू 18 रखेंगे तो ए इक्वल टू 0 आ गया, ये हो गया। ये फंक्शन ए और बी की वैल्यू आपको पता पड़ेगी। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया, यही चीज डिफरेंशियबिलिटी में भी चलती है। भाई अगर मैं डिफरेंशियबिलिटी, देखिए मैंने बहुत बार बोला है इस स्टेटमेंट को, मैं बोलता हूँ कि मैं डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहा हूँ, तो एक्चुअली मैं करता हूँ कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ। कंटिन्यूटी एफ ऑफ एक्स की एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूटी होने के लिए क्या होता है? एफ ऑफ ए प्लस, मतलब ए पर राइट साइड से अप्रोचिंग वैल्यू, एफ ऑफ ए माइनस राइट साइड से अप्रोचिंग वैल्यू इक्वल टू एफ ऑफ ए होनी चाहिए, यही तो है। डिफरेंशियबिलिटी में क्या होता है? इसका डेरिवेटिव कर दिया जाता है, डिफरेंशिएशन की कंटिन्यूटी को चेक कर लिया जाता है, बस यही होता है, और तो कुछ अंतर होता नहीं है। तो हम अगर फंक्शन के डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी चेक कर लें तो हम एक्चुअली डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं, और अगर फंक्शन की खुद की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो एक्चुअली कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो इस केस में अगर क्या होता है ना कि अगर मेरे को सेम फंक्शन, वही फंक्शन अगर मेरे को बोल दिया जाता है कि ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो उसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएबल है एफ ऑफ एक्स
जैसे यही फंक्शन मेरे को बोल दिया जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, किस में, जबकि एक्स मेरा 0 से लेके 0 पे क्लोज और 1 पे भी ये क्लोज था। इधर बी किस में, जब एक्स मेरा 1 पे ओपन और 2 पर क्लोज था। और ये मेरे पास था एक्स स्क्वायर प्लस 9, कुछ यही था, है ना। ये था एक्स मेरा 2 के बाद और 3 पर। तो मैं क्या करूँगा, अब मेरे को एफ डैश एक्स निकालना है, तो मैं सबके एफ डैश एक्स निकाल देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2a एक्स, बी तो खत्म, ये हो गया 0, ये 2x, और डेफिनेशन ये वही बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2, समझना बेटा इस बात को। x मेरा 2 पर ओपन और ये 3 पे क्लोज। अब देखिए, अब मेरे पास ये एफ डैश एक्स हो गया। अब मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, तो अब मैं डिफरेंशिएशन में इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन पे, जहां पर ये वैल्यू छोड़ेगा वहां पर ये पिक कर लेगा, जहां से ये वैल्यू छोड़ेगा वहां पे ये पिक कर लेगा। तो x इक्वल टू 1 पे ये करूँ तो 2a इक्वल टू 1 पर ये हो जाएगा 0, और 3 पर अगर मैं बात करूं तो यही चीज 0 इक्वल टू 3 पर हो जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी 6, है ना। तो हालांकि ये तो कुछ बैठा नहीं, a इक्वल टू यहाँ से 0 आ रहा है और a इक्वल टू यहाँ से 3, क्योंकि मैंने तो देखिए एग्जाम्पल हाथों हाथ आपको समझाने के लिए बना दिया था। ऑब्वियसली दिस एग्जाम्पल इज परफेक्टली इनवैलिड, ये तो फंक्शन आपका मे बी कुछ एक्सिस्ट करे भी या ना, मगर मेरा सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से मैं आपको बात बता रहा था कि अगर सेम फंक्शन का अगर मैं डिफरेंशियबिलिटी में कंटिन्यूटी चेक कर लूँ, तो एक्चुअली मतलब फंक्शन के डेरिवेटिव की अगर कंटिन्यूटी चेक कर लूँ, तो मैं एक्चुअली डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहा हूँ। तो एफ डैश निकाला, ये भी मेरा इस इंटरवल में एफ डैश एक्स है, ये दूसरे इंटरवल में एफ डैश एक्स है, और तीसरे इंटरवल में एफ डैश एक्स है। तो अब ये कंटिन्यूस हो जाए, तो इस कंसेप्ट का बहुत यूज किया जाता है, देख लीजिए कैसे, है ना। इवन मैंने तो मेंस में भी ऐसे कई क्वेश्चंस देखे हैं आते हुए जहाँ पर ये कंसेप्ट यूज हो जाता है ना। देखिए एग्जांपल लेते हैं, कोई इसकी थ्योरी व्योरी नहीं लिखनी, आपको समझ में आ गई होगी, बहुत नॉर्मल सी बात थी, कुछ ऐसा था नहीं इसमें। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, जब एक्स आपका लेसर देन इक्वल टू 1 है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जबकि एक्स आपका ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। Then find b and c if function is differentiable everywhere. Find b and c if function is differentiable seeable everywhere. Where? तो अगर डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब क्या है, इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, और अगर डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है तो x इक्वल टू 1 पे इसका डेरिवेटिव, भाई डिफरेंशिएबल को हम क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी तो चेक करते हैं। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, मतलब अगर इसका एफ डैश एक्स निकालूंगा, तो वो मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 2 x प्लस बी। ये कब होगा, जब x मेरा लेसर देन 1 है और जब ये x मेरा ग्रेटर देन 1 है। तो मैं एफ डैश 1 प्लस, यही तो मतलब इस चीज का, एफ डैश ऑफ 1 माइनस होना चाहिए, अगर डिफरेंशिएबल है तो यही तो है, तो डेरिवेटिव तो ये है, तो इसका मतलब 1 इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1 पर ये 1 प्लस ये हो जाएगा, तो 1 रख देता हूँ यहाँ पे, तो 1 प्लस बी होना चाहिए। यहाँ पर 1 प्लस एच रख के अपना टाइम मत खराब करिएगा, प्लस एच करेंगे तो भी वो जीरो में ही जाएगा। अब तो सीधा डिफरेंशिएशन है, कंटिन्यूटी है, वो सीधे करिए। तो मेरे पास यहाँ से कितना आ गया, 2 + b इक्वल टू 1, तो मेरे पास सिंपली आ गया b इक्वल टू -1। सर अब a कैसे चेक करें, ए चेक करने के लिए सिंपल सा दिमाग लगाओ, अगर डिफरेंशिएबल बोला तो ऑब्वियसली फंक्शन तो कंटिन्यूअस होगा, और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसको कंटिन्यूअस कर दो, x इक्वल टू 1 पे जहाँ पर ये वैल्यू ब्रेक करेगा वहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो एट x इक्वल टू 1 फंक्शन ऑल्सो कंटिन्यूअस, हमेशा होगा ऐसा। अगर डिफरेंशियबिलिटी बोला है फंक्शन, तो डिफरेंशियबिलिटी का लॉ लगा दो, ये सारे सबका डेरिवेटिव जिस पर ब्रेक हो रहे इक्वल करते जाओ, और उसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी भी चेक करते जाओ, क्योंकि अगर डिफरेंशियबल है तो ऑब्वियसली पहले तो कंटिन्यू रहा होगा। कंटिन्यूटी x इक्वल टू 1 पे ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 पे वैल्यू ब्रेक करेगा और ये 1 से ही कैच कर लेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 प्लस सी। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, अरे मैंने शायद ए तो लिखा ही नहीं है, ए भी दिया हुआ होगा, अच्छा बी और सी है ना,
ए थोड़ी ना बी और सी है। हाँ तो ठीक है ना, बी प्लस सी इक्वल टू वन, बी आपका एक्चुअली -1 है, तो सी -1 इक्वल टू 1, तो सी इक्वल टू 2 आ गया। तो सी इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा और बी इक्वल टू आपका -1 हो जाएगा। आई थिंक बी इक्वल टू 1 ना, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैच नहीं हो रहा आंसर्स का, ये तो नहीं था, यहाँ कुछ गलती की, इक्वल टू ये गलती हुई ना, ये गलती हुई। 1 + b + c इक्वल टू 1 है ना, तो b + c इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो c इक्वल टू -b हो जाएगा, तो दैट मीन्स c इक्वल टू -b की वैल्यू, तो c इक्वल टू 1 हो जाएगा। हाँ ठीक है, देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या बोलता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यूज, बोर्ड में बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ऑफ a एंड b इफ f ऑफ x, इसकी डेफिनेशन है ये a प्लस साइन इनवर्स x प्लस b, जबकि x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और ये है मेरे पास सिंपली x, जबकि x मेरा 1 से छोटा है, इस डिफरेंशिएबल शिएबल इन इट्स डोमेन। देखिए, अब देखिए, साइन इनवर्स एक्स बी की वैल्यू डिसाइड कर देगी, बाकी साइन इनवर्स जो होता है जब तक इसका आर्ग्यूमेंट पूरा का पूरा A1 से लेके -1 में हर जगह कंटिन्यूस होता है, और जब कंटिन्यूस है तो अगर कंटिन्यूस होगा तो अपने, अच्छा शार्प एज भी नहीं आता है कभी भी, और वर्टिकल टेंजेंट का सवाल ही नहीं होता, ग्राफ आपको अच्छी तरह से पता है ये होता है इसका, वर्टिकल टेंजेंट तो आती नहीं है, ये हॉरिजेंटल टेंजेंट जरूर आ जाती है x इक्वल टू 0 पे, वो करके देख सकते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, x इक्वल टू 0 पे टेंजेंट निकाल दीजिए, खुद x एक्सेस आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। आगे देखिए, तो वर्टिकल टेंजेंट भी नहीं आती है, तो कुल मिलाकर ये हर जगह डिफरेंशियबल है, और x ये भी, अगर x 1 से पहले पूछता है तो वहां पर ही हर जगह डिफरेंशियबल है। डिफरेंशियबल कहाँ नहीं होगा, केवल 1 पर ही क्वेश्चन मार्क जो है वो स्टैंड कर सकता है, तो हम डिफरेंशियबल शिएबल डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 कर देते हैं, तो अब वहां पे f-1 प्लस और f-1 माइनस नहीं निकालेंगे, वो निकालेंगे तब भी आंसर वही आना है एक्चुअली। इसका डेरिवेटिव x इक्वल टू 1 पे इक्वल टू इसके डेरिवेटिव के कर देंगे, तो इसका डेरिवेटिव कितना है, a का 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स x का, अच्छा देखिए साइन इनवर्स f ऑफ x का डेरिवेटिव, मैं बता रहा हूँ आपको क्या होता है इसका डेरिवेटिव, अगर निकालते हैं कैसे होता है वो बाद में देखेंगे, √1 माइनस एफ स्क्वायर एक्स, और फिर बाद में f' का किया जाता है, f(x) का कर देते हैं जो वो f'(x) हो जाता है, ये है भाई एक्चुअल फार्मूला। तो इस फार्मूले से देखें तो कितना हो जाएगा, √1 माइनस एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर एक्स प्लस बी का करेंगे, एक्स प्लस बी का करेंगे तो एक्स का तो 1 हो जाएगा, बी का फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है ना। रही बात इसका डेरिवेटिव कितना है 1, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ठीक है आगे देखते हैं कितना आ रहा है ये, 1/√1 माइनस एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 1 है, कर दो स्विच कर दो इसको, तो √1 माइनस एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, पर स्क्वायर कर दो दोनों साइड, और साइड भी चेंज कर दो लगे हाथ में, तो 1 माइनस, साइड क्या चेंज होगा इसका, तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये 1 से ये 1 गया, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, एक ही शर्त है जब एक्स इक्वल टू बी माइनस बी हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉमन वैन, जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है वो खुद ही 0 हो जाए, तभी हो सकता है ऐसा, तो एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 उसी से ही आया ये, एक्स इक्वल टू माइनस बी, इतना तो पता होगा आपको, है ना। अरे क्या कर रहा हूँ मैं ये बेटा, एक्स इक्वल टू 1 रखा गया है ना, अरे
एक्स इक्वल टू 1 रखा गया है, क्या कर रहा हूँ मैं, एक्स इक्वल टू 1 रखा गया है, वही मेरे को ये एक्स कैसे आ गया, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 रखा जाएगा ना, एक्स इक्वल टू 1 पे इसका डेरिवेटिव ये भी 1 प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी 1 होगा, प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये भी बेटा सब जगह सब ये 1 होंगे, ये 1 प्लस बी का 1 प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये 1, तो पी इक्वल टू -1 आ जाएगा ना, पी इक्वल टू -1 ये आ जाएगा। अब रही बात दूसरा वेरिएबल कैसे निकालें, तो फंक्शन वही डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, तो कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू है, तो दोनों की एक्स इक्वल टू वैल्यू जो है वो इक्वल एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 1 पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस बी, बी की जगह -1 रख देता हूँ, इक्वल टू 1, तो ये तो हो गया मेरे पास ए प्लस साइन इनवर्स 0, जो कि खुद भी 0 ही होता है, इक्वल टू 1, तो इक्वल टू 1 आ गया, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। आई होप क्लियर होगा। इसके आगे ये डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है, अब कुछ भी अगर रहेगा, कुछ क्वेश्चंस और भी अगर रहेंगे, मैं कुछ देखता हूँ तो उनको अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।